तो आपने जो आरपीएससी को लेके जो बयान दिया है कि मुझे 3 महीने दीजिए, मैं सारी गंदगी साफ कर दूंगा। जी तो जी क्या आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि आप जो सुधार करने वाले हैं, तो आप कह रहे हैं कि उसमें राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो, तो जी क्या आपको जी। लगता है कि अभी जो है वो राजनीतिक नियुक्तियां हैं पूरी? देखिए, जो आरपीएससी में नियुक्तियां होनी चाहिए हाँ हाँ जी। या किसी भी लोक सेवा आयोग में जो नियुक्तियां होनी चाहिए, वो जी बड़ा जी। ही पारदर्शी और निष्पक्ष व्यक्ति होने चाहिए। हम्म। वो व्यक्ति जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हों, प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, जिनकी छवि पे कोई क्वेश्चन न हो, कोई सवाल नहीं हो, हम्म। और ऐसे व्यक्ति जिनकी मंशा हो कि अगर वो सदस्य या चेयरमैन बनते हैं हम्म। आयोग के, तो वो जो भी भर्तियां उनके सामने आएंगी उनके कार्यकाल में, हम्म। वो बड़ी निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी गोपनीयता के साथ उसको समयबद्ध तरीके से उसकी पालना कराएंगे। ठीक है ना। जी। और जितने भी पेपर्स आप सेट करते हैं, तो जो हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने लगातार विभिन्न राज्यों की लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं दी हैं, ठीक है, और अंततः जो यूपीएससी के तहत हम लोग चयनित भी हुए हैं। तो आयोग के कार्यप्रणाली को लेके, उनकी प्रक्रियाओं को लेके बड़े समय से हम लोगों ने इसको देखा है, करीब से देखा है जी। जब भी किसी आयोग पे इस तरह की जब बात आती है, नॉर्मल सी जो बाहर का जो अभ्यर्थी होता है, जो युवा होता है, वो किसी भी आयोग के बाहर अपना माथा टेकता है, उसको मंदिर मानता है, उसको एक आस्था का बिंदु मानता है। आस्था का मतलब हो गया कि वो मानता है कि अंदर जो भी हो रहा है वो बहुत ही पवित्र तरीके से हो रहा है, साफ सुथरा हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर किसी आयोग पे ये बात निकल के आ जाए, या हम मीडिया के माध्यम से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये अगर हमें जानकारी मिलनी शुरू हो जाए कि फलाना मेंबर तो जेल में चले गए, फलाना मेंबर तो जो है पकड़ लिए गए, उनको एनसीबी ने पकड़ लिया है, या उनको पेपर लीक में शामिल हैं, जब इस तरह के एविडेंसेस, जो प्रमाणिक एविडेंसेस जब पब्लिक के सामने, जनता के सामने, यूथ के सामने आते हैं, तो बड़ा ही निराशा की भावना आती है और छात्रों का मनोबल टूटता है। वो डेफिनेट सी बात है। जो जिस मनोबल के साथ, जिस विश्वास के साथ उस आयोग के अंदर वो जाना चाहता है, वो उस विश्वास टूटता है। तब जरूरत होती है कि उसमें क्या परिवर्तन, और विशेषकर जो आरपीएससी की बात आ रही है आज के समय में, इसके पहले तो उठी नहीं, लेकिन एकाएक जब ये लगा कि अब तो चीजें लिमिट से क्रॉस कर गई, यानी कि आपके मेंबर जेल जाने शुरू हो गए, वो रंगे हाथ पकड़े जाने शुरू हो गए। लेकिन तो सर इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने केवल 3 महीनों का समय मांगा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपने अति उत्साह में 3 महीने बहुत कम समय मांग लिया? 3 महीने में क्या सब कुछ सुधार करना संभव है? देखिए, किसी भी विभाग या विंग में जो जरूरी काम होते हैं वो शुरुआत के चरण में होते हैं, और जो आपका विजन होता है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपकी रणनीति है, उस रणनीति से जब आप काम करते हैं, तो 3 महीना तो बहुत ज्यादा समय है। मैं तो एक नॉर्मल समय लेके चल रहा हूँ, जिसमें कि आप वो सारी प्रक्रियागत कानूनी कार्रवाइयाँ और जो रिकॉर्ड पे चीजें लानी है। सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो मानना है कि पहले तो जो चेयरमैन है और सदस्य हैं, उनकी नियुक्तियां बड़ी पारदर्शी होनी चाहिए और सामाजिक सरोकार के लोग होने चाहिए। ये चयन करना सबसे बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज कौन लेगा? ये चैलेंज चेयरमैन लेगा। मैं अगर ईमानदारी से मैं किसी आयोग का मैं मुखिया बन के बैठ जाऊँ, तो जो हमारे सदस्य होंगे वो हमारे विचार से, हमारी जो कार्यप्रणाली है, हमारी जो कार्यशैली है, उससे मिलते जुलते होंगे। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, जो भी हमारे अधीनस्थ कर्मचारी आयोग के अंदर है, चाहे वो सचिव हो, चाहे हमारे एलडीसी हो, यूडीसी हो, एसओ हो, सफाई कर्मी से लेके जो भी आयोग के चेयरमैन तक, सभी व्यक्ति वैसे लोग होंगे, पूरे राजस्थान से चयनित वो लोग होंगे जिनकी कार्यप्रणाली पे कोई प्रश्न नहीं होगा। जो है, तो सर क्या आपको अभी लगता है कि जो इस समय जो नियुक्तियां हैं वो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, इस वजह से आरपीएससी पर सवाल उठ रहे हैं? नहीं, देखिए, जो भी नियुक्तियां यहाँ पे की जा रही हैं, हुई हैं, वो कहीं न कहीं नियुक्तियों में कहीं न कहीं गड़बड़ झाला है, या उसमें कहीं न कहीं पक्षपात तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि जिन भी लोगों को आपने नियुक्त किया है, वो अगर पकड़ लिए जा रहे हैं जो है, या उनकी गतिविधियां बाहर निकल के आ रही है, इसका मतलब है कि हमने उनके ऊपर स्क्रीनिंग नहीं किया, उनको भेजने की मंशा पे काम नहीं किया, हमने आरपीएससी की भावना पे काम नहीं किया, हमने उसकी मर्यादा पे काम नहीं किया। क्योंकि अगर मर्यादा पे काम करते तो ये लोग इस तरह से पकड़े नहीं जाते, इस तरह से लिप्त नहीं पाए जाते, और इस तरह से इनकी छवि खराब नहीं होती है। सर आप सीएम को जख्मी जादूगर लिख रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है लिखने का?
नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक सामान्य बोलचाल की भाषा है। अगर मान लीजिए आपको चोट लगी हुई है तो आपको जख्मी कहा जाएगा, चोटिल कहा जाएगा, ठीक है। अगर मुझे अगर मान लीजिए चोट लगती है तो मुझे कोई भी कहेगा कि आप चोटिल हो गए, कैसे चोटिल हो गए, ठीक है ना। तो ये एक सामान्य सी बात है। सीएम को जो पत्राचार होता है वो बाकायदे डीओ लेटर के माध्यम से होता है। उसको बाकायदे हम लोग, जो हमारा पत्र जाता है वो अपनी पत्र होता है, ठीक है ना। तो वो पत्र नामजद होता है ना। माननीय मुख्यमंत्री, जो भी स्टेट के मुख्यमंत्री या किसी भी आप बड़े राजनीतिक को भेजते हैं तो उसका एक बड़ा प्रॉपर तरीके से उसका एक लेखन होता है, ठीक है ना। तो वो ऑलरेडी हमने उसको तैयार कर रखा है। वो प्रपोजल हम जल्द भेजने वाले हैं। उसमें जो हमारे मुख्य बिंदु, ग्रिड बिंदु हैं, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए है, वो भविष्य में कोई भी व्यक्ति जब आएगा आरपीएससी में जो भी इसकी रूपरेखा होगी, अगर इस पे काम किया जाएगा तो निश्चित तौर पे उसका बड़ा काफी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपने जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं उस अनुसार अगर नियुक्तियां होंगी तो आरपीएससी में कोई गड़बड़ी नहीं आ सकती। देखिए, जो प्रक्रिया है, जो 5 बिंदु मैंने आपको भेजा हुआ है, उस बिंदुओं पर आप जाएंगे तो ये आप पाएंगे कि इसमें ए टू जेड आरपीएससी की जो कार्यप्रणाली है उसको मजबूत करने का प्रयास है। वो इंटरनल सर आप कह रहे हैं कि आरपीएससी के मुखिया की जिम्मेदारी आपको मिल जाए तो, लेकिन आप इसके लिए वीआरएस भी लेने को तैयार है अगर आपकी नियुक्ति होती है तो क्या आप इस जिम्मेदारी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं कि इसके लिए आप रिजाइन करने को तैयार हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मत होता है किसी भी चीज को लेकर। मैंने 5वीं नौकरी की आईपीएस, ठीक है। मैं आईएएस बन सकता था, आईएएस छोड़ा मैंने जो है। आपका प्रश्न हो सकता है कि सर आपने आईएएस क्यों छोड़ दिया जो है, जबकि आज आप आईएएस नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आपके लिए, आप इसको बड़ी जिम्मेदारी क्यों मानते हैं अपने लिए? ये जब मैं इसलिए जिम्मेदारी मानता हूँ कि हम लोगों ने, जैसा मैंने आपको बताया कि 15 साल पहले का एक मैंने वाकया आपसे शेयर किया कि जब मैं वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार में था तो हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक एग्जाम प्री क्वालिफाई करके मेंस का फॉर्म भेजा। 10 दिन का समय बाकी था, वो फॉर्म समय पर नहीं पहुंच पाया। तो जब आयोग को संपर्क किया गया तो पहले कि हमारा मेंस का फॉर्म नहीं पहुंचा। जब आप लाखों लोगों के बीच में से प्री क्वालिफाई करके जब मेंस में जाते हैं और जब मेंस का फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आप देर से पहुंचा, तो कहीं ना कहीं ये तकनीकी खामियां जो है वो किसी अभ्यर्थी पे भारी पड़ जाती है, उसके कैरियर पे, उसके भविष्य को लेकर जो है। लेकिन उस समय भी मैंने इस बात का शेयर किया है कि जो बच्चे, राजस्थान के बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो परेशान न हो, वो किसी भी चीज को लेकर थोड़ा संघर्ष करना चाहिए। और मैं इंसिडेंट से बताया कि हमने आयोग से संपर्क किया, फिर हम माननीय नाले में गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में हम एग्जाम के एक दिन पहले अपीयर हुए, खुद हमने पैरवी की और उसके बाद उसमें निर्णय आया, अलाउड किया गया। मैं एग्जाम में बैठा, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, मेडिकल क्वालिफाई किया, वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद हमें पोस्टिंग मिली। तो कहने का मेरा मतलब ये, राजस्थान में अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो यूथ को थोड़ा सा फाइट करना चाहिए, थोड़ा संयम रखना चाहिए और इसके लिए और भी संस्थाएं हैं जो इस पर काउंटर कर सकती हैं, जो इस पर सुपरवाइज कर सकती हैं। सर, आप अपने साथ का जो अनुभव बता रहे हैं कि कैसे एक लापरवाही से पूरे स्टूडेंट का जीवन बर्बाद हो सकता है, लेकिन राजस्थान में तो जैसे पेपर लीक हो जाते हैं तो वो एक ही स्टूडेंट का मसला नहीं है, वो तो पूरे राजस्थान का मतलब भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये लाखों जो बच्चे जो अपीयर हो रहे हैं एग्जामों में, परीक्षाओं में, तो उसमें एक अभ्यर्थी का दर्द मैंने अपने से जोड़ा गया है कि मैं एक बार मेंस में नहीं हुआ तो मेरे साथ कितनी बड़ी घटना होगी। जी, वही बता रहा हूँ, लेकिन ये लाखों अभ्यर्थियों का जो दर्द है उसको एड्रेस मतलब नहीं किया जा रहा है। तो ये तो मतलब ऐसा है कि पूरे राजस्थान के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा है। जी, तो ये जो पूरे राजस्थान के साथ जितने बच्चे इस एग्जाम में शामिल होंगे उनके साथ ये घटनाएं सामने आई हैं और जो नए बच्चे शामिल होंगे आने वाले एग्जाम में, कैलेंडर वर्ष में आरपीएससी को एग्जाम निकालेगी, उसमें शायद उनके मन में कहीं ना कहीं एक शंका होगा, कहीं ना कहीं उनके बाद उन्हें पता नहीं कैसा सदस्य अब होगा, कैसा चेयरमैन होगा, कैसा पेपर होगा, कैसे उनके स्टाफ होंगे, इंटरव्यू कैसा लिया जाएगा, रिटर्न में हमें मार्क्स कितना मिलेगा, इंटरव्यू में कितना मिलेगा, फाइनल सिलेक्शन में हमें शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन सारी बातों को लेते हुए उसके लिए बड़ा एक चैलेंज आरपीएससी के लिए समय है कि उसकी पूरी व्यवस्था को नए सिरे से सामने लाया जाए ताकि अब आने वाले समय में उसका जो डैमेज हो चुका है उसको डैमेज को कर। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे पेपर लीक होते हैं तो ये पूरा मतलब एक बड़ा नेटवर्क इनका गिरोह काम करता है, तो क्या आपके पास ऐसे गिरोह से पहले डायरेक्ट इनसे डील करने का कोई आपका डायरेक्ट अनुभव है पहले का कुछ? नहीं, मेरा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वाया मीडिया, प्रिंट मीडिया और
तमाम जो हमारे सूत्र हैं, मैं खुद एक पुलिस का अधिकारी हूँ, तो हम लोग कोचिंग संस्थाओं के बारे में और तमाम जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं हम लोग की बातचीत होती है। तो जिस प्रकार का रुझान किसी एग्जाम में अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एकाएक उसके मैक्सिमम बच्चे भर्ती हो जाते हैं, या किसी एक ऐसे जिले से जो कि साक्षरता में सबसे कमजोर है या सबसे कम है, एकाएक उस जिले के किसी तहसील से किसी ब्लॉक से 100 बच्चे चयनित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रश्न सभी के मस्तिष्क में आता है कि ऐसा क्या हो गया यहाँ पे कि एकाएक इतने बच्चे चयनित हो गए। तो ये कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पे प्रश्न लगाता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि कोई सदस्य जेल चला गया, तो अब किसी भी जागरूक व्यक्ति के लिए ये सोचने का विषय नहीं है कि इसमें अभी कोई संभावना बची हुई है, ठीक है ना। अब संभावना जब खत्म हो गई तो नए सिरे से उसके डैमेज को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं चूंकि एक आईपीएस अधिकारी हूँ, मुझे पता है कि ठीक है, अगर मुझे ये मौका, मैं अगर 0.0001% भी इसकी संभावना मानूं, और मुझे लगता है कि अगर मुझे ये मौका दे दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि मैं लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करने के लिए मैं ईश्वर मुझे कुछ शक्ति प्रदान करेंगे, ठीक है ना। और बाकी मैं अपनी नौकरी अपने बहुत इत्मीनान के साथ और बहुत अच्छे तरीके से पहले भी करता रहा हूँ, अभी भी करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। जी सर, आप कह रहे हैं कि मतलब आरपीएससी का मुखिया अगर बना दिया जाता है तो, लेकिन तब भी सरकार का दबाव तो रहेगा। तो आपके लिए अब तक का जो अनुभव है, तो आपके लिए कितना मुश्किल है सरकार के दबाव के बिना काम करना? ये तो अब बहुत आसान हो जाएगा ना, क्योंकि अब इतनी बातें निकल चुकी हैं। तो अब ये क्लियर है कि जब भी आरपीएससी में कोई गठन होगा या कोई नए लोग आएंगे, तो उनके ऊपर ही क्लियर हो गया, अब उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डालना है, क्योंकि अब सबकी निगाहें सदस्य के ऊपर है, सबकी निगाह चेयरमैन के ऊपर है और सबकी निगाहें नए कार्य प्रणाली के ऊपर है। तो अब कोई चाह के भी किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल पाएगा। कोई कोचिंग माफिया, कोई ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति भी इस प्रकार का दबाव नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब चेयरमैन कोई और है, सदस्य कोई और है, जिससे हम कुछ भी अपनी अनैतिक या गलत चीजें हम नहीं करवा सकते। सर, एक ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारों के खिलाफ, आप जब आपको लगा आप दोनों ही सरकारों के खिलाफ मुखर रहे हैं, तो दोनों सरकारों में काम करने का आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा है? देखिए, सरकारें ये हमारे लोकतंत्र का हिस्सा होती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो एक नौकरशाह होता है उसको अपने कानून की प्रक्रिया के अंदर कानून सम्मत कार्रवाई करनी होती है, और वो व्यक्ति डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से अपने कार्य को जीता है। कुछ लोग कार्य को एक रूटीन काम मान के चलते हैं, कुछ लोग इसको सर्विस का हिस्सा मानते हैं और कुछ लोग इसको एक मिशन मानते हैं। मुझे अगर ईश्वर ने लाखों करोड़ लोगों के बीच से आईपीएस वर्दी दी है, तो मेरे लिए समय कम है, मेरे लिए मेरी उपयोगिता बड़ी ज्यादा है, मेरे लिए समाज को, देश को, प्रदेश को करने के लिए बहुत कुछ करना है। तो उन समय सीमा को देखते हुए बहुत सी चीजें आदमी दिमाग में रखता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति इसको किस प्रकार से लेता है। बहुत से लोग होते हैं कि नहीं, मैं इस जगह रहूंगा तभी अच्छा करूंगा, मैं इस जगह रहूंगा तभी मैं बेहतर करूंगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन सर, जैसे आपने अपनी पहली पोस्टिंग में जो गाजी फकीर की इंस्टीट्यूट खोली, उसके बाद जो आपकी पोस्टिंग हुई है, उसमें लगभग ये माना जाता रहा है कि वो आपका वो जो केस है वो आधार बना, क्योंकि आपको उसके बाद जिलों में एसपी या कोई ऐसी अच्छी पोस्टिंग नहीं दी गई जहाँ आप कुछ अच्छा नहीं। ये अच्छी बुरी पोस्टिंग वो हम लोग का परसेप्शन होता है। जब ये अच्छी खराब पोस्टिंग का मायने ये होता है, हम उसको जनता के नजरिए से देखते हैं या एक ओवरऑल समाज में क्या उसका दायरा है उससे देखते हैं। जबकि अच्छी पोस्टिंग बुरी कुछ नहीं होता। अच्छी तो वो है जब आप किसी चैलेंज को लेंगे, जो पुलिस का ऐसा विभाग जो सबसे डम पड़ा हो, और अगर आप उसको जाकर चैलेंज के साथ उठाते हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो सबसे बड़ा फील्ड का काम है। बाकी एक रूटीन में कोई चीज है कि नहीं, ये बड़ा एक कंफर्ट जोन का ये पोस्टिंग है, वहाँ पे आप चले जाएंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये मैं इसको उल्टा मानता हूँ। और यहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार ने मुझे मौके जहाँ भी दिए वहाँ पे हमने बड़ा मन के साथ काम किया, चाहे वो फील्ड बोले, नॉन फील्ड बोले, सेमी फील्ड बोले, जैसा भी बोले, हमने इसको कभी इसका अंतर पाया ही नहीं, क्या फील्ड होता है, क्या सेमी फील्ड होता है। मुझे ये पता कि मैं एक आईपीएस अधिकारी हूँ, राजस्थान कैडर का अधिकारी हूँ, मुझे सरकार जहाँ लगाती है वहाँ पे मैं उसको पूरा अपना एफर्ट देने का प्रयास करता हूँ। तो क्या आप मानते हैं कि आपके ईमानदारी से काम करने का आपकी पोस्टिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा कभी भी? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये व्यक्तिगत आप ईमानदार हैं, आप किसी के लिए ईमानदार नहीं है। मैं आपके लिए ईमानदार नहीं हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत अपने डीएनए, व्यक्तिगत अपने स्वभाव से ईमानदार हूँ। और ईमानदारी कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है जो मुझे बार बार कहने की आवश्यकता है कि मैं ईमानदारी से इतना है कि आपको जिस नौकरी में जब आप युवा थे
इस नौकरी के लिए आपने सपना देखा और उस नौकरी को जब आपने पा लिया, उस पाने के बाद आपको उन गरीब बच्चों का, उन गरीब छात्रों का, उन गरीब लोगों से आपको अलग नहीं होना है, क्योंकि आईपीएस बनने के बाद तो आप एक वीआईपी की श्रेणी में आ गए, निश्चित तौर पे आप उनसे अलग हो गए। लेकिन अब बनने के बाद अगर हम उनसे दूर हो जाए, उनकी पीड़ा हमको समझ में आए, उनका दुख दर्द हमें न समझ में आए, लगता है कि हम अपने लोक सेवक बनने का या आईपीएस बनने का जो हमारा मेन मकसद है उससे कहीं दूर भटक जाएंगे। सर एक ये जो इससे जो मसला चल रहा है उससे इतर सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बर्खास्त होने के बाद चुनाव के लिए दावेदारी की, लेकिन आपका नामांकन रद्द हो गया था, तो क्या भविष्य में आप फिर कभी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? नहीं, देखिए वो ऐसा समय था जब मैं सर्विस से बाहर था, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, और उस अपॉर्चुनिटी को एक आम नागरिक की तरह मैंने अवेल करने का प्रयास किया, मैंने कुछ अनुभव लेने का प्रयास किया। आज भी देखेंगे कि बहुत से आईएएस आईपीएस जो है वो स्टडी लीव लेते हैं, 1 साल 2 साल का स्टडी लीव लेते हैं, कहीं जाकर पढ़ते हैं, कहीं विचार करते हैं, कहीं मंथन करते हैं। तो वो ऐसा समय था जो हमारे लिए एक मंथन का समय था, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी। मैंने इस प्रकार की प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ा और जो भी मुझे अनुभव हुए वो मुझे कहीं ना कहीं मेरे लिए फायदेमंद रहे हैं। भविष्य क्या होगा ये हम आज नहीं डिसाइड कर सकते, हमें वर्तमान में अपना काम करते रहना है और जो भी भविष्य में ईश्वर ने निमित कर रखा होगा वो भविष्य में दिखेगा ये। लेकिन सर ये डायरेक्ट आप सरकार पे जो कहना कि आपकी जो नियुक्तियां है वो राजनीतिक है और उसकी वजह से लाखों युवाओं को नुकसान हो रहा है, तो ये कहीं आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा? नहीं, ये राजनीति हम कहीं नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि किसी भी, ये सिर्फ आरपीएससी की बात नहीं है, देश में किसी भी लोकसभा के अंदर जो नियुक्तियां होनी चाहिए वो प्रतिष्ठित सामाजिक सलाहकार के लोग होने चाहिए। जो आरपीएससी का जो मैंडेट है उसमें आप देखेंगे कि इसमें चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे प्रतिष्ठित वकील हों, चाहे प्रतिष्ठित व्यवसायी हों, प्रतिष्ठित आपके प्रोफेसर्स हों, ये वो लोग होने चाहिए जिनकी छवि भी कोई आँच ना हो। और जिनकी छवि को जब आँच नहीं होगा तो वो उसमें जब जाएंगे तो उनमें कोई पेपर लीक होना या उनके कोई जेल जाना इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। ये तो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही सुनने में आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। तो अब उस डैमेज को, लाखों करोड़ों युवाओं के डैमेज, जो उनका विश्वास है उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं न कहीं पूरे सिस्टम में कहीं न कहीं बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है। तो सर क्या आप इसके लिए गहलोत सीएम से आप अनुमति लिए हैं कि मिलने का वक्त मांगा आपने ये सारी प्रक्रिया बताने के लिए? मैंने अपने इस पत्र को जो है मैं बहुत ही जल्द उनको प्रेषित करूंगा और जैसा भी रिस्पांस उनकी तरफ से आएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। जी सर, नहीं मिलने का वक्त मांगा है आपने? नहीं, पत्र भेजा है, पत्र पे ही रिप्लाई आएगा ना। जी जी, मतलब नहीं है ना, ये तो हम पत्र उनको पत्राचार कर रहे हैं, हम तो लिखित में उनसे पत्राचार कर रहे हैं, अपना एक निवेदन उनको भेज रहे हैं कुछ सुझावों के साथ। अगर उनको सुझाव पसंद आ जाता है, उनको हमारे ऊपर विश्वास रहता है और अगर इस तरह के वो कार्य देने के लिए वो आतुर रहते हैं तो हम अपनी तरफ से तैयार हैं। जी, और सर ये लास्ट सवाल ये पूछना चाहूँगा, अगर मतलब जो ये दर्द झेल रहे हैं पेपर लीक और करप्शन का, जो युवा जो दर्द झेल रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो ऐसी घड़ी में कैसे मजबूत रहें? उनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, व्यवस्था कैसी भी हो, आपको अपना हौसला बनाए रखना है, ईश्वर में विश्वास रखना है। मैं अपना 15 साल पहले की घटना मैंने आपसे जिक्र इसीलिए किया, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय बहुत सी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उस समय भी ये विश्वास था कि अगर कोई खामियां कहीं है तो उसके लिए कहीं न कहीं और संस्थाएं बैठी भी हैं जहाँ से अपना हम निवेदन करें, अपनी हम दरखास्त लगाएं तो वहाँ से हमें न्याय मिलता है। आज भी अगर ये बातें घटित हो रही हैं तो युवाओं को निराश नहीं होना है, उनको एक संगठित प्रयास करते हुए अपनी बातों को सक्षम मंच पे रखना है और उस मंच के माध्यम से उसको दुरुस्त कराने का प्रयास करना चाहिए। सर और कुछ आप कहना चाहें जो मैंने ना पूछा हो? बस मेरा यही है कि यूथ को मैं यही कहूंगा कि अपने बचपन और अपने युवा काल में जो सपने आपने सजोए हैं, जिस सर्विस में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ बातें हमेशा रखिए। हमेशा जो है, जो मेरा मानना है कि आपका जो लगन है, आपका जो जज्बा है, आपकी जो ईमानदारी है, आपका जो ईश्वर में विश्वास है, वो आपको देर सवेर आपके जो है आपको सफल बनाता है। निराशा जरूर आती है आपके जीवन में, अगर निराशा आती है तो उसको आप सफलता की सीढ़ी मान के चलिए, उसको आप ये मत मान के चलिए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप मान के चलिए कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है और आपको मजबूत कर रहा है। तो इन परिस्थितियों से जूझिए, निकलिए, संघर्ष करिए और फिर जब सफलता मिलेगी उसका एक बड़ा ही आनंद आएगा आपको।